Hello students, in the last lecture we were doing examples based on energy. In this lecture we will continue with that. Example 6 is a heavy particle is free to move in a vertical circle of radius L. The particle is projected with horizontal velocity u from the lowest point A of the circle and just reaches a point B. Show by principle of energy that u equals to under root g over L into AB. कोई पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। वर्टिकल सर्कल मीन्स जो सर्कल है वो वर्टिकल प्लेन में है। सपोज अगर आपके हैंड में कुछ रोप है, रोप का एक एंड आपने अपने हैंड से पकड़ रखा है, दूसरा एंड फ्री है, इसको आपने पकड़ रखा है, ये एंड फ्री है। अगर आप इसको मूव करो, रोप को मूव करो, तो जो रोप है वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगी। एक एंड आपने रोप का पकड़ रखा है, आप उस एंड को अगर सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करते हो तो दूसरा एंड आपका एक सर्कल के अलोंग मूव करेगा। उस सर्कल को हम वर्टिकल सर्कल कह सकते हैं, क्योंकि जो वो सर्कल बनता है वो वर्टिकल प्लेन में बनता है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई सर्कल है दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सर्कल। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। उस वर्टिकल प्लेन में मीन्स वर्टिकल सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। सर्कल की रेडियस हमें एल गिवन है। जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और किसी पी पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ गया, ये हमें गिवन है। द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट ए ऑफ द सर्कल एंड जस्ट रीचेज अ पॉइंट बी। पार्टिकल ने ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और वो बी पॉइंट पर जाकर रेस्ट पे आ गया। जो वेलोसिटी है ए पॉइंट पे वो पार्टिकल की हमें गिवन है u। इस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है। अब ये हमारी रेडियस है सर्कल की, दैट इज़ एल। दिस इज़ ऑल्सो रेडियस। ये बी पॉइंट पर पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, इनको हमने ज्वाइन कर लिया, ए बी, बी एंड सी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है उसने एच डिस्टेंस सपोज की ट्रैवल की। अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस देखें, देखो पार्टिकल बी पॉइंट पर रेस्ट पे आ गया, तो बी पॉइंट का ए पॉइंट से अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस देखें तो वो ए एन होगा। हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस ए एन आएगा ये वर्टिकल डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रैवल किया, उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसके अलोंग हो जाएगा इस तरह से। हमने अभी सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस की बात करी है। तो एच की वैल्यू इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल बी ए एन में हमने ए एंगल थीटा ले लिया। दिस एंगल बी ए एन इज सपोज थीटा, ये एंगल हमने थीटा ले लिया। एच हमने ए एन के इक्वल ले ली, मीन्स हाइट ले ली जहाँ पर पार्टिकल रेस्ट पे आ गया है, मीन्स जितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर कर पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। अब ए बी एन ट्रायंगल से आप ए एन को लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज ए एन इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, तो ए एन को हमने लिख दिया ए बी कॉस थीटा। अब ए बी सी ट्रायंगल को अगर हम देखें, ए बी सी ट्रायंगल से कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। जब भी आप किसी सर्कल में डायामीटर के एंड पॉइंट से, डायमीटर का एंड पॉइंट से आप सर्कल के किसी पॉइंट पर भी एंगल ड्रॉ करते हो, ये देखो, अगर सपोज ये पॉइंट ले लिया हमने, इनको ज्वाइन करो, डायमीटर के दोनों एंड को अगर हम इस पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो जो एंगल सबटेंड होता है सर्कल पे बाय द एंड्स ऑफ डायमीटर वो एंगल 90 डिग्री का होता है। दिस इज थेल्स थ्योरम। यहाँ पर ये जो एंगल है, ये जो बी एंगल है, अगर हम इस बड़े ट्रायंगल में देखें ए बी सी ट्रायंगल में, ये जो बी एंगल है, ये एंगल हमारा ए और सी मीन्स डायामीटर के एंड पॉइंट से सेमी सर्कल पे बन रहा है और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है बाय थेल्स थ्योरम। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री का है, दिस इज़ थीटा, दिस इज़ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, तो कोस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए बी और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा ए सी। सो कोस थीटा को हम ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर हमने ए बी सी ट्रायंगल से लिखा है और ये हमने ए बी एन ट्रायंगल से लिखा है। नाउ दिस इज ए बी स्क्वायर ओवर ए सी हमारा डायमीटर है, डायमीटर 2L हो जाएगा बिकॉज रेडियस इज L। अब अगर हम
हमें शो करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी यू इज़ दिस। तो हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। नाउ kinetic energy at B, so we can write kinetic energy of B minus kinetic energy at A equals to work done by the force mg to displace the particle from A to B। अब पार्टिकल हमारा A से B पॉइंट तक गया है, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो B पॉइंट पर होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी A पॉइंट पर होगी। उनका डिफरेंस इक्वल होगा कि कितना वर्क डन लगा पार्टिकल को A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए। नाउ बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ए पॉइंट पे वेलोसिटी यू है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगी। वर्क डन हमारा क्या होगा, एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा एम जी है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। सो ये हमारा आ गया माइनस एम जी एच, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh and h is ab square by 12 from 1, h is ab square by 12 सब्स्टिट्यूट कर दिया, u की वैल्यू हमारी ये आ गई। यही हमें शो करना था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7th। A uniform string of mass m and length 2a is placed symmetrically over a smooth peg and has particle of mass m and m dash where m greater dash m dash attached to its extremities. Show by the principle of energy that when the string runs off the peg, its velocity is 2m minus 2m dash plus m over m plus m dash plus m into g raised to the power 1/2। एक स्ट्रिंग है, उसका मास m है, लेंथ गिवन है 2 है। जो स्ट्रिंग है वो पास हो रही है स्मूथ पैग से, ये हमने पैग ले लिया, यहाँ से स्ट्रिंग पास हो रही है, स्ट्रिंग की लेंथ 2 है, स्ट्रिंग का मास m है। यहाँ पर स्ट्रिंग जो है हमारी लाइट नहीं है, स्ट्रिंग का मास गिवन है। अब स्ट्रिंग के दो एंड्स पे दो मासेस अटैच है, एक मास अटैच है स्मॉल m और एक मास अटैच है m डैश। हमें शो करना है जो वेलोसिटी है जब सिस्टम मूव करेगा, इस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पर ये हमारा पैग है, इससे दो मासेस अटैच है, एक मास m एक मास m डैश, और जो स्ट्रिंग है उसका मास भी m है। स्ट्रिंग का मास हमें गिवन है। जब सिस्टम मूव करेगा हमें सिर्फ इतना गिवन है, when the strings run off the peg its velocity is this। हमें वेलोसिटी निकालनी है when string runs off the peg। तो जब स्ट्रिंग रन करेगी तो मास हमारा जो यहाँ पर गिवन है m मास ग्रेटर है m डैश से, हमने ये मास m सपोज कर लिया, ये मास m डैश सपोज कर लिया। ये लेंथ हमारी a हो जाएगी क्योंकि टोटल लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो 2a है, और ये लेंथ भी हमारी a हो जाएगी। यहाँ पर इनिशियली तो ये रहेगा, उसके बाद जब मासेस मूव करेंगे तो लेंथ चेंज होएगी बोथ साइड्स में। यहाँ लेंथ हमें गिवन है, लेंथ 2a इज प्लेस सिमेट्रिकली ओवर ए स्मूथ पैग। सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो a लेंथ अगर इस साइड है तो a ही लेंथ इस साइड होगी। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसका मास कैपिटल M है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, अगर इस पोर्शन की देखें, इस पोर्शन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमें लगता है कि मास जो है कंसंट्रेट है, जहाँ पर हमें दिखता है वेयर द मास अपीयर टू बी कंसंट्रेटेड, जहाँ पर हमें दिखता है कि मास उसका कंसंट्रेट होगा। अगर ये स्ट्रिंग है उसका मास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके मिडल में होगा। इसी तरह ये जो स्ट्रिंग है इस जिसकी लेंथ a है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मीन्स उसका मास भी उसके मिडल में कंसंट्रेट होगा। ये है स्ट्रिंग का मास की बात कर रहे हैं हम। तो मीन्स अगर ये दोनों स्ट्रिंग है, इनका मास अगर देखिए जब सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ये स्ट्रिंग, उनका मास इसी लेवल के अलोंग होगा। मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी a/2 डिस्टेंस के अलोंग होगी। टोटल लेंथ a थी तो उनके मिडल पे इनका मास, स्ट्रिंग का मास जो है वो मिडल पे कंसंट्रेट होगा। अब यहाँ पर जब सिस्टम मूव करेगा, क्योंकि m मास ग्रेटर है तो m मास डाउनवर्ड मूव करेगा, m डैश मास अपवर्ड मूव करेगा। व्हेन स्ट्रिंग रन्स ऑफ द पैग देन, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो m मास है, देखो पहले वो a डिस्टेंस पर था, अब वो कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा 2a, क्योंकि जो m डैश मास है यहाँ तक आ गया। इससे नीचे तो नहीं जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो आपके जो स्ट्रिंग है वो पैग से ही सेपरेट हो जाएगी। तो मास आपका m डैश यहाँ पर आ गया,
पहले आपका मास एम डैश इधर था, एम इधर था, एम इधर था, एम डैश इधर था, दोनों ए डिस्टेंस पर थी, ये दोनों ए डिस्टेंस था। बट अब जब ये यहाँ पर आ गया तो इसने ए डिस्टेंस मीन्स जो लेंथ इधर थी वो पूरी इधर आ गई, तो ए लेंथ यहाँ इंक्रीज़ हो गई, तो टोटल लेंथ यहाँ 2a होगी। मास एम जी अब हमारा 2a डिस्टेंस हो गया फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये जो मास है वो यहाँ पर है। अब जो स्ट्रिंग है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर देखें, इसका जो मास कंसंट्रेट है वो इनके मिडल पे होगा। स्ट्रिंग की लेंथ 2a है, तो जो मास कंसंट्रेट होगा वो मिडल में होगा, मीन्स यहाँ पर होगा, क्योंकि ये लेंथ a है, ये लेंथ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ये है। मास जो स्ट्रिंग का है वो मिडल में कंसंट्रेट होगा, मीन्स यहाँ पर होगा। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें जो सिस्टम में है, दैट इज़ जब सिस्टम मूव किया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। देखो इस मास की, जो ये मास m था, इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी थ्रू आउट सेम होगी। जिस वेलोसिटी से ये डाउनवर्ड मूव करेगा, जिस वेलोसिटी से मास m डाउनवर्ड मूव करेगा, उसी वेलोसिटी से मास m डैश अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने v ले ली वेलोसिटी, सो द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई इस मास की। देन इस मास की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम डैश माइनस वी स्क्वायर। मास एम डैश था, वेलोसिटी अब क्या हो गई माइनस वी, क्योंकि जिस वेलोसिटी से मास एम डाउनवर्ड मूव कर रहा था उस वेलोसिटी से मास एम डैश अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ माइनस वी आ जाएगा। अब बात करें जो स्ट्रिंग का मास है, वो भी कुछ मास मूव कर रहा है। स्ट्रिंग का मास है कैपिटल एम, मीन्स कैपिटल एम मास भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। पूरा सिस्टम एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द मासेस ड्यू टू ग्रेविटी, वो हम फाइंड आउट करेंगे। मास एम पे जो वर्क डन हुआ है, मास एम देखो पहले ए डिस्टेंस पर था, ये ए डिस्टेंस पर था। अब जो मास एम है वो 2a डिस्टेंस पर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क डन है वो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा mg हो गया। और जो डिस्टेंस है मास m ने पहले a डिस्टेंस पर था, अब 2a डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, a डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो mg ये हो जाएगा हमारा वर्क डन बाय मास स्मॉल m। अब हम बात करें m डैश मास की, m डैश मास है, अभी वो यहाँ पर था a डिस्टेंस, अब वो मास यहाँ तक आ गया, मीन्स a डिस्टेंस वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, तो जो वर्क डन हो जाएगा दैट इज़ माइनस एम डैश जी हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो, जो मास है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। अब हम इस मास का देखें जो स्ट्रिंग का मास था, स्ट्रिंग का मास देखो पहले इस लेवल पे था, a/2 पे मिडल में था। अब स्ट्रिंग का मास कहाँ कंसंट्रेट है, इस पे है, ए पे है, स्ट्रिंग के मिडल में ही रहेगा जो कैपिटल एम है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई मास m की, पहले मास m इधर मिडल में लाई कर रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मिडल में लाई कर रही थी, मींस a/2 डिस्टेंस पर, यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर लाई कर रही थी, टोटल लेंथ a थी, तो जो स्ट्रिंग का मास है वो a/2 डिस्टेंस पे कंसंट्रेट था। अब टोटल लेंथ 2a है, तो जो स्ट्रिंग का मास है वो a लेंथ पे कंसंट्रेट है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, जो मास m है अगर वो हम देखें तो वो हो जाएगा a/2, तो ये हमारा आ गया वर्क डन। प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी से हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो इक्वेट कर देंगे यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, v की वैल्यू हमारी आ गई, हमें v फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, प्रूव दैट द ट्रेन ऑफ वेट w टन्स गोइंग अप एन इंक्लाइन ऑफ 1 in m विल एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ p/w minus 1/m minus r/2240 g into t foot per second, and kinetic energy is 1/2w p/w minus 1/m minus r/2240 gt square foot turns after t seconds from rest. P being the pull of the engine in tons and R being the resistance on the level in pounds per ton. एक ट्रेन है जिसका वेट W गिवन है, वो इंक्लाइंड प्लेन पे चल रही है, इंक्लिनेशन गिवन है प्लेन का, हमें शो करना है जो वेलोसिटी होगी ट्रेन की वो ये होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी ये होगी। जब वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई,
मास हमें गिवन है, काइनेटिक एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं। इनिशियली जो है वो रेस्ट पे थी ट्रेन, अब ट्रेन मूव कर रही है तो इंजन कुछ फोर्स लगा रहा होगा, जो इंजन का पुल है वो हमें P गिवन है और रेजिस्टेंस है वो हमें गिवन है R पाउंड्स पर टन, ये हमें रेजिस्टेंस गिवन है। देखो मास ऑफ द ट्रेन हमें W टन्स गिवन है, टन्स को हम पाउंड्स में चेंज कर देंगे, 2240 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो रेजिस्टेंस है वो हमें गिवन है R पाउंड्स पर टन। देखो रेजिस्टेंस फोर्स है, ये तो पर टन के लिए फोर्स गिवन है, 1 टन में फोर्स कितना है, पाउंड्स। पाउंड्स तो आप वैसे कहोगे कि ये तो मास की यूनिट होती है, तो यहाँ पाउंड्स लिखा होने का मीनिंग क्या है, पाउंड्स वेट। 5 किलोग्राम अगर हमारे पास मास है तो अगर हम फोर्स में गए तो हम इस तरह से भी कह देते हैं 5 किलोग्राम फोर्स, मीन्स हम ग्रेविटेशनल यूनिट में बात कर रहे हैं। अगर हम 5 न्यूटन फोर्स कह रहे हैं तो हम एब्सोल्यूट यूनिट में बात कर रहे हैं। तो ये पाउंड्स जो है वो पाउंड्स वेट है, तो हम पाउंड्स लिखे या पाउंड्स वेट लिखे वो एक ही बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ये फोर्स ही है। नाउ ये आर रेजिस्टेंस जो है हमें, हाँ आर पाउंड्स पर टन गिवन था, टोटल टन्स कितने हैं, W टन्स हैं, तो R इंटू W पाउंड्स वेट हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ये पाउंड्स वेट में है, हम इसको पाउंडल्स में चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ ग्रेविटेशनल यूनिट एंड दिस इज़ एब्सोल्यूट यूनिट। अब जो हमारी ट्रेन है इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है, इंक्लिनेशन गिवन है प्लेन का 1 in m, इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है, इंक्लिनेशन हमें गिवन है 1 in m, मीन्स अगर ये 1 है तो ये m है, इस तरह का गिवन है। अब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है दैट इज़ P, वो P टन्स वेट है, मीन्स जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो आपको गिवन है P टन्स वेट, ये आपको गिवन है, P बीइंग द पुल ऑफ द इंजन। अब यहाँ पर इंजन का फोर्स गिवन है, तो यहाँ से इस पुल जो है P टन्स वेट उसको हम पाउंडल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। P टन्स वेट है, पहले तो हम टन्स को कन्वर्ट करेंगे पाउंड में, पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए 2240 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पाउंड वेट क्योंकि ये इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट है, हम एब्सोल्यूट यूनिट में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमने G से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारी आ गई पुल ऑफ द इंजन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स आपकी ये आ गई 2240 PG पाउंडल्स। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मीन्स रेजिस्टेंस फोर्स देखें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक तो रेजिस्टेंस फोर्स, एक ये है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, मीन्स जो मास की वजह से mg की वजह से जो फोर्स एक्ट करता है। अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है, उसका मास m है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो होगा ड्यू टू इट्स मास दैट इज़ mg। और जो यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगी वो 2 फोर्सेस एक्ट करेगी, एक रेजिस्टेंस फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स आपको गिवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस मास की वजह से लगेगा उसका कंपोनेंट दैट इज़ mg साइन थीटा, मीन्स इस मास का कंपोनेंट दैट इज़ दिस इनटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/m। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मास था, mg साइन थीटा होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये m है, दिस इज़ m, ये हमारा g साइन थीटा इज़ 1/m, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। नाउ नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं। नेट फोर्स इज़ जो फॉरवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है इंजन का और जो बैकवर्ड रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका डिफरेंस हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स एक्ट कर रहा है और जो रेजिस्टेंस फोर्स है ये है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। और वी कैन से एक्सेलरेटिंग फोर्स आ जाएगा जो बॉडी को एक्सेलरेट करने में हेल्प कर रहा है। एफ हमने एक्सेलरेशन ले ली, वी नो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स हमारा ये है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज़ 2240 W पाउंड, एक्सेलरेशन इज़ F। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमें निकाल ली। हमने वेलोसिटी निकालनी है, वी नो वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर टाइम पता हो तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन है हमारे पास, टाइम है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारी आ गई वेलोसिटी इन फुट पर सेकंड। FPS सिस्टम में बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², हाफ मास इज़ 2240 इंटू W, वेलोसिटी इज़ दिस, स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये है फुट पाउंडल्स में, अगर आप इसी यूनिट में रखना चाहो तो इसी में रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये फुट पाउंडल्स में है तो हमने इसको, ये पाउंडल्स में है अभी, इसको हमने पाउंड्स वेट में कन्वर्ट कर दिया, इसको G से डिवाइड करके। ये एब्सोल्यूट यूनिट है, इसको ग्रेविटेशनल यूनिट में चेंज कर दिया।
नाउ इट इज़ इन पाउंड वेट, इसको टन में चेंज कर सकते हैं, इसको 2240 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, वी गेट दिस इज़ द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। Next is example 9. A cyclist and his bicycle has a mass of 80 kg. After 100 meter, he reaches to the top of a hill with slope of 1 in 20 measured along the slope at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। एक साइकिलिस्ट है और उसकी बाईसाइकिल, दोनों का टोटल मास गिवन है 80 kg। 100 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो हिल के टॉप पे पहुंच जाएगा। जो हिल है उसका स्लोप गिवन है 1 in 20, मीन्स ये अगर हमने ग्राउंड लेवल सपोज कर लिया, जो हिल है 100 मीटर उस पर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो टॉप पे पहुंच जाएगा। ये हमने टॉप ले ली हिल की। जो इंक्लिनेशन गिवन है दैट इज़ 1 in 20, मीन्स अगर ये 1 है तो ये हमारा 20 है। नेक्स्ट गिवन है ही देन फ्री व्हील्स द 100 मीटर्स टू द बॉटम ऑफ द हिल व्हेन his speed has increased to 9 meter per second. How much energy has he lost on the hill? अब यहाँ पर 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब वो हिल पर पहुँच गया, उसकी हमें यहाँ पर स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब हिल के टॉप पे वो पहुंच गया, उसके बाद उसने अपने व्हील्स फ्री कर दिए। उसके बाद वो बॉटम डायरेक्शन में, मतलब हिल से बॉटम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो गई 9 मीटर पर सेकेंड। ये हिल है, ये उसका टॉप है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब वो हिल पे क्लाइंब कर रहा है, एच हमने हाइट ले ली हिल की ग्राउंड लेवल से। अब ए बी हमारा डिस्टेंस हमें गिवन है 100 मीटर की, उसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया हिल के टॉप पे क्लाइंब करने के लिए। सो ए बी 100 मीटर हो गया। यहाँ पर जो डी बी है वो हमने सपोज कर लिया एच मीटर। अब यहाँ से साइन थीटा हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज़ बी डी ओवर ए बी, एंड बी डी इज़ एच, ए बी इज़ 100। और साइन थीटा हमें ये जो हिल है उसका स्टीप गिवन है, स्लोप गिवन है 1 in 20, मीन्स जो साइन थीटा गिवन है दिस इज़ 1, दिस इज़ 20। साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मीन्स साइन थीटा हमें गिवन है 1/20। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। एच की वैल्यू हमारी आ गई 5 मीटर। अब हाईएस्ट पॉइंट पर मीन्स बी पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जीज m इंटू जी इंटू एच, और h कितना है हमारा यहाँ 5 मीटर। m इज़ 80, g इज़ 9.81, h हमारा हमने फाइंड आउट किया है 5 मीटर। तो ये सॉल्व कर लिया। काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखे, इनिशियली जो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ बाइसिकल चला रहा था, तो यहाँ से u की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। m इज़ 80, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 160। टोटल एनर्जी इज़ 3924 प्लस 160 दैट इज़ 4084 जूल। अब बॉटम की बात करें, बॉटम पॉइंट पर मीन्स ग्राउंड लेवल के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जो हाइट है वो 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज़ हाफ, m इज़ 80, v इज़ 9। यहाँ पर हमें गिवन है जब उसने फ्री व्हील्स कर दिए, अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई टू 9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है दैट इज़ 9, इसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉटम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड होगी। सिंप्लीफाई कर लिए, यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि हाइट हमारी 0 है बॉटम पॉइंट पे। टोटल एनर्जी इन दिस केस इज़ 3240। नाउ अब यहाँ पर देख रहे हो आप, हाईएस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी है दैट इज़ 4084, लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी है 3240। तो इट मीन्स एनर्जी हमारी कुछ लूज़ हुई है। जो लूज़ हुई है हमारी एनर्जी वो हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम पॉइंट प्लस लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट ही रहती है। यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कम है, इट मीन्स वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर जो एनर्जी कन्वर्ट हो गई है मे बी दैट इज़ लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। सो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी एनर्जी है 4084, बॉटम पॉइंट पे हमारी एनर्जी है 3240। हम
लॉस फाइंड आउट करेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी इज़ 844 जूल, हमें यही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट इज इम्पल्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी बॉडी पे कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉडी का मास अगर आपको m गिवन है, बॉडी पे अगर कोई कांस्टेंट फोर्स p एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है तो बॉडी मूव करेगी। जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है, सपोज दैट इज f, एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। तो इनिशियली अगर वेलोसिटी u थी तो हमने सपोज कर लिया फाइनल वेलोसिटी बॉडी की है v। तो इम्पल्स हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट। किसी बॉडी पे फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रहा है वो टाइम, और जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो बॉडी पे, दैट फोर्स। सपोज फोर्स इज p ऑन टाइम इज t, तो इम्पल्स को हम i से डिनोट कर रहे हैं, i इज़ p इंटू टी। p is force is mass into acceleration, and we know v minus u equals to ft from this। तो यहाँ से ft को हम v माइनस यू लिख सकते हैं। तो इम्पल्स को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, m इंटू वी माइनस यू। अगर यहाँ पर u की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो जाए, तो इम्पल्स क्या आ जाएगी? m इंटू वी, मीन्स इम्पल्स किसके इक्वल आ जाएगी? मोमेंटम के इक्वल। और अगर u ज़ीरो नहीं है, उस केस में हम कह सकते हैं इम्पल्स ऑफ ए फोर्स is change in momentum. This is change in momentum. mv minus mu. mv is final momentum and mu is initial momentum. So impulse is defined as change in momentum in the direction of force. Next we have definition of impulsive force. Impulsive forces or blows. अगर कोई फोर्स कोई बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए एक्ट कर रहा है और फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज है, उस टाइप में हम फोर्स को कहते हैं, उस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। अगर कोई दो बॉडीज़ है, सपोज वो स्ट्राइक कर जाए, कोई दो बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, अगर वो स्ट्राइक कर जाए, उस केस में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो टाइम है, जितने टाइम के लिए वो स्ट्राइक करती है, वो टाइम बहुत कम रहता है। इस तरह के फोर्सेस को हम कह देते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। जस्ट ये इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्सेस की डेफिनेशन थी आपके सिलेबस में, दैट वी हैव डन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।